हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 14 नवंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया और एडिटोरियल पेज से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आपको और आपकी फैमिली को। अच्छे से मनाना, पटाखे तो फोड़ना अब की बार मना किया हुआ है गवर्नमेंट का, तो अच्छे से लाइटनिंग करो, बढ़िया एंजॉय करो घर वालों के साथ में। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम। देखिए इस पेज पे, एडिटोरियल पेज पे हम डिस्कस करेंगे 3 आर्टिकल्स। द रोड नॉट टेकन, इसमें पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन को बताया गया है ट्रेड के पर्सपेक्टिव में, देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है। कैलिब्रेटेड पैकेज, अभी जो स्टिमुलस दिया गया है, थर्ड स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट के द्वारा, उसको देखेंगे क्या डिटेल है। थोड़ा बहुत तो ब्रीफिंग कल ले ली थी, बट आज थोड़ा हल्का सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। अ जस्ट लेक्चर, कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के जो लीडिंग एंकर हैं उनकी जो डिमांड थी, या फिर एक हम आर्टिकल 19 के अंडर में पढ़ते हैं रिपीटेडली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंडर में हमारी मीडिया भी आ जाती है। वो फ्रीली अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकती है, समाज में कुछ कमियां चल रही हैं, कुछ सोशल इविल्स हैं, उनके बारे में एक्सपोज कर सकती है इन्फॉर्मेशन को या न्यूज़ को। तो उन चीज़ों को लेकर के हम आर्टिकल 19 को हमेशा, एक कहता है ना कि इसका डिफेंस होना ही चाहिए, और डिफेंड करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है जुडिशरी, और वो ही करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा कि बोला कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात आए तो उसमें अगर जुडिशरी खुद ही आगे नहीं आएगी तो फिर आएगा कौन। ठीक है, तो अर्नब गोस्वामी के केस में तो बहुत अच्छा काम किया जुडिशरी ने, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन रिपीटेडली उठाया जा रहा है कि इसके पहले जो दूसरे जर्नलिस्ट जिन्होंने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई उनका, या इसके अलावा कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ की जिनके बेसिस पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया, तो उन लोगों को आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंडर में आपने उनको जेल में डाल रखा है। तो वो चीज़ें फिर बाद में उनको भी तो जस्टिस मिलना ही चाहिए ना। वो भी तो आर्टिकल 19 के अंडर में अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसको, तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी का केस आया, तो उस केस में जिस तरीके से यूनियन कैबिनेट ने ट्वीट किए हैं लगातार, मतलब महाराष्ट्र हाई कोर्ट पे एक प्रेशर बना, बॉम्बे हाई कोर्ट पे लगातार एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, फिर बाद में जुडिशरी का अपने हिसाब से एक इंटरवेंशन देखना, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वो एक अच्छी बात थी कि चलो ठीक है कि आप मीडिया की फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना चाहते हो। बट बाकी जो केसेस हैं, जम्मू कश्मीर के केस को लेकर के देखो, जब से जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया है, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है, तब से लेके अब तक बहुत सारी जो पिटिशन्स लगी हुई थी हबीज कॉर्पस जैसी, उनको आपने अभी तक एंटरटेन ही नहीं किया, उनके बारे में सोचना ही शुरू नहीं किया। और इस केस के बारे में आपने 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर आपने एक कहता है ना कि इंटरिम बेल अवेल करा दी अर्नब गोस्वामी को। तो कहने का मतलब यही है कि बाकी को भी इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल्स जो प्रो गवर्नमेंट स्टेटमेंट दें उनको तो प्रोटेक्शन मिले, और बाकी जो अगर रियलिटी लेकर के आए, हमारी डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी में डेलिब्रेशन, डिबेट, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, ये तो होने ही चाहिए। ठीक है, और उसमें मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने 11th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो उसमें एक आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, और उसमें मास मीडिया कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, मास कम्युनिकेशन। तो उसमें मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, कि आप पॉलिटिक्स के बारे में सीखते हो मीडिया के थ्रू। तो मीडिया तो चाहे किसी भी तरीके का हो, हाँ, अगर वो अपनी लिमिट्स को ही क्रॉस कर दे तो एक बात अलग है कि हाँ, वहाँ पर आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ठीक है, वो अप्लाई कर दो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। पर अगर आप एक फ्रीडम ही नहीं दे रहे हो तो फिर बाद में नंबर 2 आने का तो मतलब ही नहीं बनता कि रेस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत पड़े। तो इस आर्टिकल में तो यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ और है नहीं, बता दिया मैंने, एक बार रीडिंग आप मार देना। ये बिहार के इलेक्शन की बात हो रही है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं हमारे। और ये अभी जो दिवाली है आज, तो उसके बारे में बताया हुआ कि जैसे कोरोना के काल में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, और उसमें टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ हुआ। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से कितनी इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ा एक एक इंडिविजुअल को। ठीक है, तो उसका सारा का सारा कहीं ना कहीं एक आशा की किरण देखने को मिल रही है कई महीनों के बाद में,
कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत एक कहते हैं ना कि एक गेट टुगेदर हो सकती है फैमिली के साथ में, बट उस गेट टुगेदर में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कोविड-19 का इन्फेक्शन कहीं बढ़ ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इस आर्टिकल में यही चीज़ें बताई हुई है। तो इस हिसाब से 3 आर्टिकल, 2 आर्टिकल इस पेज से डिस्कशन के आ गए। इसके अलावा आप देखोगे इस पेज पे ये भी आर्टिकल काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि 1962 जो चाइना इंडिया वॉर हुआ था उसको किस तरीके से अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी आज जयंती भी है, उनका आज बर्थडे है, तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से उन्होंने एक एक जवाब को टैकल किया था और अपनी तरफ से हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। और कंपेयर किया जा रहा है आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। ये कह रहे हैं कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सवाल किया गया लद्दाख इश्यू से तो उन्होंने सवालों को इग्नोर किया। इवन मॉनसून सेशन जो आया अभी रिसेंट, उसमें पहली और लास्ट मीटिंग के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवेलेबल ही नहीं थे लोकसभा या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कंसर्निंग है। तो देखते हैं क्या जवाब है, क्या सवाल थे, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है कैलिब्रेटेड पैकेज, नीलकंठ मिश्रा जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। अभी थर्ड पैकेज कंफर्म कर दिया है कि वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिस्कल रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी थी, बट उस टाइम पे वही चीज़ें, स्पेस थोड़ा कम था, बट बहुत ही कैलिब्रेटेड वे में दिया गया है ये रिस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि जो स्पेंडिंग है वो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाई गई है, जैसे कि नरेगा का बजट अलोकेशन, लगातार नरेगा में एक्सपेंशन किया जा रहा है। दूसरा आप देखते हो कि बजट का एलोकेशन, उसके बाद में सेकंड एक्सटेंशन और दे दिया गया। हाँ, पहले जो ऑलरेडी चल रहे थे नरेगा को जो फंडिंग अलोकेट की गई थी उसका लगभग 3/4 तो देखो ख़त्म हो चुका है अक्टूबर आते आते। तो सप्लाई जो थी जॉब की वो डिमांड के हिसाब से बहुत कम पड़ रही थी, क्योंकि गाँव में अभी भी लोग रुके हुए हैं और वो जॉब की डिमांड कर रहे हैं। तो गाँव में देखो जॉब की डिमांड पूरी करने के लिए नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तो ये पॉइंट कि नरेगा में बजटिंग को एक्सटेंड करना। दूसरी तरफ हम देखें कि जो फ्री ग्रेन प्रोग्राम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आपने सुनी है, तो वो है उसको नवंबर से ज़्यादा एक्सटेंड करने का कोई प्रोग्राम नहीं दिया है। इसकी रीज़न ये बता रहे हैं क्योंकि अब इकोनॉमी मोर और लेस फुली ओपनड है और रिस्क है ना कि एक एब्जेक्ट हंगर, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त भुखमरी फैलने का, वो अब बहुत कम हो गया है। तो इस स्कीम को आगे ज़्यादा ज़रूरत समझी नहीं जा रही। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये कैलिब्रेटेड कदम है। देखो कि जिस तरीके से इकोनॉमिक इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए कि कैसे भी करके कुछ फॉर्म में इकोनॉमी में साइकिल, एक प्रॉपर वे में एक इकोनॉमिक साइकिल फिर से रिवाइवल की तरफ बढ़े, तो फिस्कल स्पेंडिंग को देखें तो उसमें देखो एक क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम्स पे ध्यान दिया गया है, जिससे क्या है कि जो क्रेडिट फ्लो है उसको ट्रिगर मिले और एक गारंटी मिल जाए, लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाए, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके की जो गारंटीड स्कीम्स है ना, उनमें आप देखोगे स्ट्रेस्ड सेक्टर्स जैसे टूरिज़्म हो गया, होटल लाइन हो गई, इनको क्या है थोड़ा सा पैकेज दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेस सेगमेंट है उनमें भी थोड़ी बहुत रिवाइवल का स्कोप एक अपन महसूस कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज़ कुछ स्कीम्स का सिलेक्शन करना जिनके बेसिस पे फिर बाद में जो इकोनॉमिक एक कहते हैं ना कि लॉकडाउन की वजह से एकदम ब्रेक लग गया था, वहाँ पर थोड़ा रिवाइवल हो। देखो रूरल रीजन की अगर बात करें तो नरेगा अपने आप में काम कर रहा है, बट अर्बन रीजन्स की अगर आप बात करोगे सिटीज़ में, तो देखो इन्फेक्शन भी सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, लॉकडाउन भी सबसे ज़्यादा देखा गया है, तो डेथ्स भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। कहने का मतलब कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का एक्सपीरियंस किया गया है, तो वो अर्बन रीजन्स में किया गया है। रूरल रीजन्स में अगर देखें तो केवल एक एजुकेशन ही एक ऐसा सेगमेंट है जिस पे ब्रेक लगा है, बाकी सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोर और लेस चलते रहे हैं कंटिन्यूस। बट जब अर्बन एरियाज़ की बात की जाती है तो वहाँ पर तो आपको पता है एकदम चॉक्ड पड़ा है। और ये कोई गारंटी थोड़ा ना है कि हर कोई मतलब गांव छोड़ करके शहर की, मतलब शहर छोड़ करके गाँव की तरफ चला जाए।
जैसे माइग्रेंट रिवर्स माइग्रेशन क्राइसिस देखा था कि किस तरीके से सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो छोड़ करके सिटीज़ को अपने गाँव में पहुँच गए, बट हर किसी के पास में ये ऑप्शन नहीं है ना, तो वो वाली बात आ जाती है। तो अर्बन एरियाज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली हो क्या जाता है कि अर्बन एरियाज़ में भी देखो जॉबलेसनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट पैकेजेस की ज़रूरत है, और वो भी ये देख करके कि जहाँ पर एरर वाला एरिया है उस एरिया को एक्सक्लूड किया जाए। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगर एक्सपीरियंस हम देखें तो उन्होंने पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बहुत सारे फ्रॉड्स के केसेस आए हैं, पैसे खा लिए, और इस तरीके से अगर थोड़ी बहुत एरर इंडिया में भी अगर आती है तो दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आगे जाने की कोशिश कर रही है और मिनिमाइज़ करना चाह रही है कि ओवरऑल इकोनॉमिक पेन जो है उसको कैसे भी कम किया जाए, जिससे कि नरेगा जैसी कोई अर्बन एरियाज़ में भी कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू किया जा सके। बट प्रॉब्लम ये है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है ना, उसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर हमें मिलता है। वही बात आ गई कि भाई सारे के सारे लोग थोड़े ना छोड़ के चले जाएंगे शहरों को अगर इस तरीके के क्राइसिस सामने आते हैं तो। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से टारगेट किया जाता है इन सारे जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनको। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया है कि अभी एक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्योंकि सिटीज़ में देखो जॉब ज़्यादा क्रिएट करता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, रियल एस्टेट में कुछ नए काम होते रहना, तो उनके लिए कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करें तो 10 नए सेक्टर्स को टारगेट किया गया है, जिससे कि प्रोडक्शन के बेसिस को और इंक्रीज़ किया जा सके, और हम जैसे ये टारगेट कर रहे हैं कि हाँ आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ एक कदम और बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि वो 10 सेक्टर कौन से हैं, उनके बारे में नए 10 सेक्टर कौन से हैं जिनके बारे में अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है। बट हम देखें कि लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स जो होंगे इकोनॉमी को इस नई पॉलिसी के, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। बट देखने वाली बात है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी लॉबी किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो चॉइस इस पर डिपेंड करेगी। देखो फिस्कल स्पेंडिंग है ना, ये तो आने वाले 1 साल तक मिलेगी, ऐसा नहीं है कि अभी हमें मिल जाएगी, बट राइटर ये बोल रहे हैं कि अभी 1 साल तक आते आते ही धीरे धीरे मिलेगा। बट एक लाइन तो ड्रॉ हुई ना एटलीस्ट कि हाँ चलो ठीक है कुछ ऐसा होने वाला है। इसी तरीके से हम देखें कि लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए तक का स्टिमुलस गवर्नमेंट ने अभी तक दे दिया। ठीक है, जिसमें से 40% जो है ना वो तो लॉन्ग स्टैंड एरियर्स के बेसिस पे जाएगा फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को, क्योंकि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को अभी जितना जाना चाहिए, आपको एक एक्सप्लेन पेज में मैंने बताया था फर्टिलाइज़र्स को मतलब जो फार्मर्स होते हैं उनको सब्सिडी किस तरीके से जाती है, कंपनी को सब्सिडी भेजी जाती है और फिर फार्मर्स को MRP पे बेचा जाता है फर्टिलाइज़र, जो कि कम होती है रेट। इससे क्या होता है, फार्मर्स को इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फिस्कल रिस्पॉन्स की अगर देखें इंटरवेंशन की, तो लगभग GDP का 2.2% तक अभी तक गवर्नमेंट ने दे दिया है, जो कि शुरुआत में ये बताया गया था कि GDP के 3% तक स्टिमुलस देने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कि 2.2% तक का तो अभी तक दे दिया गया है, दैट इज़ क्लोज टू 3%। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहते हैं ना कि एक कई बार आर्टिकल्स देखे थे हमने कि मॉनेटरी पॉलिसी ने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, बस फिस्कल पॉलिसी थोड़ा सा वीक पड़ रही है। बट फिस्कल पॉलिसी का भी आप देखोगे गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है कि कैसे भी करके ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रॉब्लम जो है ये सॉर्टेड होनी चाहिए। अब बात आती है क्या ये सफिशिएंट है, तो देखो फोरकास्ट फॉर द इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें कि जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो तो देखो क्लियर है कि 7% तक हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी इकोनॉमी, कोई डाउट नहीं है। बट GDP लॉस के हिसाब से देखें तो हम GDP लॉस को अगर ध्यान में देखें तो आपको लगेगा कि जैसे अभी तक भी गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो आप देखोगे तो स्पेंडिंग अभी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इम्पेक्टेड है वेजेस के, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, वेजेस बहुत कम पड़ गए। मतलब डिमांड साइड में हमारे यहाँ पे स्ट्रेस चल रही है, तो डिमांड साइड की स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे ही एक बार ये फिस्कल इंटरवेंशन आता है
और सही तरीके से सारा एडजस्टमेंट होता है तो इसका हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखें तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने रियलिटी को भांपते हुए बहुत कुछ करने की कोशिश की है, तो दिस इज़ इन राइट डायरेक्शन। बट अभी भी थोड़ी बहुत कमी तो रहेगी, क्योंकि फिस्कल मेजर्स जो है ना, तो आप देखोगे उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ करना है। दूसरी तरफ आप देखोगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में खुद की स्पेंडिंग्स भी ऑलरेडी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों जो गवर्नमेंट, दोनों मेन जो की स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हमारे फेडरल सिस्टम की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों को कहीं ना कहीं अपना स्कोप और बढ़ाने की ज़रूरत है। बट हाँ, जितना किया है उतना भी कम नहीं है, अच्छी दिशा में एक कदम है। इसके साथ में हम देखें तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो अब स्ट्रॉन्ग रिवाइवल भी दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, देखो अपने आप टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास में, तो फिस्कल कंडीशन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती हुई महसूस कर रहे हैं दोनों। जैसा कि अक्टूबर का आपको डेटा बताया था कि जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा रिवाइवल तो देखा जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें, एक कंजर्वेटिव मेथड लगा रहे हैं राइटर कि देखो जो सेंटर का ग्रोस टैक्स रिसिप्ट है ना, वो लगभग 19% इस साल में आपको लगेगा कि इस साल के सेकेंड हाफ में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, एज कम्पेयर टू 22% डिक्लाइन जो कि फर्स्ट हाफ में देखा गया। उसकी वजह क्या है कि जैसे कि आप देखो फ्यूल पे है टैक्स, फ्यूल कंजम्पशन तो लगातार चल ही रहा है, उस पे टैक्स है, उससे कलेक्शन हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे तो फ्यूल जो कंजम्पशन है 60% आगे इंक्रीज होने का स्कोप भी है, फ्यूल टैक्स जो है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये कंजर्वेटिव मेथड है, अपन थोड़ा सा रिवाइवल की बात करें तो। बट वही है कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा, तो फिस्कल स्पेस तो हल्का सा गवर्नमेंट को और मिलेगा। अब बात करें कि नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए तो देखो वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि करंट सिनेरियो में हम देखें तो कितना हमें ज़्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी को, ठीक है। रियल जीडीपी को तो आप एक स्टैंडर्ड में, एक सेकेंड, रियल जीडीपी का आपको पता है कि किस तरीके से कैलकुलेट होती है, बेस ईयर लिया जाता है 2011-12 का लिया हुआ है, ठीक है। जबकि नॉमिनल जीडीपी में आप 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर आप कंसिडर करोगे, ठीक है। जब 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन करोगे तो ये तो प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाएगा। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं 2019-20 का जो हमारा डेटा है वो तो कुछ ऐसा शो करता है कि हमारे पास में बेस ईयर जो लेंगे हम, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकर है, ठीक है, थोड़ा सा कमज़ोर है। तो अभी तो आप थोड़ा सा भी चेंज लेकर के आओगे तो आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। बट अब देखें तो वो कैलकुलेशन में हमें कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी को और एक्सपेंड होते हुए देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 है उसका असर अभी तक शॉर्ट टर्म में ही देखा गया है, क्योंकि अभी भी कोविड-19 एलिमिनेट हुआ नहीं है, सेकेंड वेव फिर से आ गई है यूरोपियन कंट्रीज़ में। और हमारे भी देखो यहाँ पे केसेस कितने ज़्यादा आने लग गए, 50,000 के लगभग, 500-600 डेथ्स आने लग गई वापस से। दूसरी तरफ इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वैसे तो देखो कम ही पड़ रहा है, वो बात अलग है कि धीरे धीरे अब एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, इकोनॉमिक साइकिल शुरू हो गया है तो बढ़ेगा। बट पर्सनल और कॉरपोरेट टैक्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, करंटली जो बिल्कुल ही डाउन है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जून और सितंबर मंथ का टाइम, ये थोड़ा सा डेटा आप में इतना ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही माइन्यूट लेवल पे आ गया। बट ये देख लो कि कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन है वो भी आप देखोगे कंपनीज़ का आप धीरे धीरे हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कम है। बट कि अभी तक जो गड्ढे बन गए, जो प्रॉब्लम हो सामना कर रही है इकोनॉमी, इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स भी हैं, कॉरपोरेट्स भी हैं, सब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ स्टेट्स का अगर देखें तो स्टेट्स को भी देखो थोड़ा सा फिस्कल ईज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है उसके बेसिस पे जितना कुछ डेवोल्यूशन दिया जाता है आर्टिकल 280 के अंडर में, तो उससे क्या होता है, स्टेट की जितनी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है ना उसका आधे से भी ज़्यादा हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं स्टेट्स, ठीक है ना। तो स्टेट्स को वो जो एक रिलायंस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट्स मेन
फ्रंट फाइटर्स हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से कोविड-19 केसेस को टैकल करने में स्टेट्स को ही आगे बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा अगर सेगमेंट भी देखें तो कहीं ना कहीं ग्रोथ थोड़ी बहुत टैक्सेस में और भी देखी जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, फ्यूल, रियल एस्टेट। तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम में आप देख सकते हो रिकवरी रजिस्टर की जा रही है। कहने का मतलब इकोनॉमी ऐसा नहीं है बिल्कुल ही, अब कहते हैं ना कि कल एक आर्टिकल देखा था रिसेशन वाली कोई इशू है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक रिसेशनरी फेज था वो थोड़ा सा पास ऑन हो चुका है, जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा भी है कि अब रिसेशन वाला जो फेज था वो इंडिया का निकल गया, अब धीरे धीरे रिकवरी के फेज में। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी कलेक्शन में राइज होना, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखें एक सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल देखा गया डिसइन्वेस्टमेंट में, कि गवर्नमेंट के पास में देखो फिस्कल स्पेस इतना ज़्यादा था नहीं, तो जितने भी पीएसयूज हैं, जितने भी खुद की स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट ने मौका दिया, बट प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एनकरेज्ड फील कर ही नहीं पाया। तो डिसइन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं कमी आई है। दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, वो भी आप देखोगे तो उसमें भी अब हल्की फुल्की ग्रोथ देखी जा सकती है, ठीक है। इस साल लगभग 7%। तो आप देख सकते हो ओवरऑल डिक्लाइन जो है फर्स्ट हाफ में 1% तक देखा गया था, वो अब थोड़ा सा एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम माने कि ये जो कुछ भी बातें की, पॉजिटिव बातें की, और इसको अगर ब्यूरोक्रेट्स या पूरी जो मशीनरी है वो इसको परमानेंटली एक्सेप्ट कर ले कि हाँ वाकई में टेम्परेरी नहीं है, दिस इज़ परमानेंट, तो देखो इसमें 3 चीज़ें हमारे पास में आती हैं और अच्छे से इस पूरे सिनेरियो को टैकल करने के लिए। फर्स्ट तो ये कि बोरोइंग की जो ज़रूरतें हैं ना, उनको रिकैलिब्रेट किया जाए कि किस हिसाब से बोरो करना चाहिए मार्केट से। फिर जब बोरोइंग क्लियर हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, आप मार्केट से पैसा उठाओगे तो बॉन्ड मार्केट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो रिकैलिब्रेट बोरोइंग। नंबर 2 स्टेप जो बता रहा राइटर कि जो ओवरड्यू पेमेंट्स है ना, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलने चाहिए, आप उनको कंप्लीट करो। और इसमें सबसे बढ़िया कदम अभी का करंट जो फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट ने दिया है उसमें ये कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को जो एरियर्स जो ड्यू चल रहा था वो देना, वो एक अच्छा कदम है। इसके अलावा आप देख सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो ये अपने आप में वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक स्टिमुलस का काम ही करेगा इकोनॉमी में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कदम ये हो सकता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो अपने नेक्स्ट बजट में भी स्टिमुलस को पहले से कंसीडर करके चले, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डेंट हो गया है ना, जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कहने को तो कह दिया गया है कि नेक्स्ट ईयर तक इकोनॉमी रिकवरी कर जाएगी, बट हमारी इकोनॉमी अभी एंटर हो चुकी है टेक्निकल रिसेशन में। टेक्निकल रिसेशन का मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आप देखोगे कि टारगेट किया गया है कि आने वाले 1 साल में इकोनॉमिक जो क्राइसिस है ये ख़त्म हो जाएगा, और पता पड़ता है इन रियलिटी कि आपको 2022, 23, 24 आते आते फिर बाद में वो रिसेशन का जो असर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेक्निकल रिसेशन। दूसरा, कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखा जा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था लगभग 24% का, और अभी आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ रेट में कॉन्ट्रैक्शन मतलब 8% का कॉन्ट्रैक्शन, तो दोनों में नेगेटिव टेरिटरी में रह गई ना जीडीपी ग्रोथ। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर टेक्निकल रिसेशन चल रहा है, समझ गए। तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या होगा, तो उसके लिए फिर बाद में आने वाले बजट्स में भी आपको स्टिमुलस देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप देखोगे अभी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च कर रही है, ये वाकई में अप्रिशिएटिव है, अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो दूसरों की मनी को खर्च करने में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। देखो टैक्स तो हम ही देते हैं ना, आप देते हो, मैं देता हूँ, हम सब मिल के देते हैं टैक्स, उसके बेसिस पे ही तो गवर्नमेंट का काम चलता है, वो पैसा तो हमारा है। तो उसको अगर आपके पैसे को गवर्नमेंट सोच समझ कर खर्च करे तो वो कितनी अच्छी बात है, तो ये अप्रिशिएटिव है। बट हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ को हम आगे बढ़ाएं, और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पे अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रियल सेंस में तो देखो लॉन्ग टर्म का हो जाता है, बट अभी शॉर्ट और मिड टर्म में हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और देखोगे गवर्नमेंट डेट की सस्टेनेबिलिटी को भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कंसिडर किया है, साथ में स्पेस बनने का स्कोप जो है वो आप देखोगे तो डिफेंस, मतलब फिस्कल स्पेस जो बनना, जहाँ पे खर्चा करना है, तो आप देखोगे डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इनके अलावा आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही है। इससे क्या होता है,
फिर वही बात है, इकोनॉमी में अगर पैसा आता है तो फिर वो अपने आप ही फिर लिक्विडिटी बढ़ते ही तो एक साइकिल चलते हैं, तो फिर सारा इकोनॉमी इज ऑल अबाउट साइकिल, ठीक है, साइकिल चलती रहनी चाहिए बस। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द रोड नॉट टेकन, खालिद अहमद इनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इसमें ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के एक हाईली रिगार्डेड सीनियर एक्स पुलिस ऑफिसर तारिक खोशा ने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में, पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है डॉन, 2018 में, और उस आर्टिकल का नाम था द मेस वी आर इन, जिसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकाले थे कि पाकिस्तान को अब ज़्यादा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने मन में नहीं बिठाना चाहिए। एक न्यूक्लियर स्टेट है, डरने की कहाँ ज़रूरत है, वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट आर्मी है, कहाँ डरने की ज़रूरत है। रही सही में अगर इसी तरीके से मेंटली इन इश्यूज़ में कंफ्यूज रहेगा पाकिस्तान, तो ग्रोथ कैसे करेगा। अब सर्वाइवल की चिंता ना करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंश्योर की जा सके, क्योंकि आप देख सकते हो पाकिस्तान की लोकेशन स्ट्रेटेजिकली जियोग्राफिकली अगर देखें तो बहुत ही एडवांटेजियस लोकेशन है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड हैं, तो उनको अरेबियन सी के थ्रू पाकिस्तान से होते हुए कनेक्टिविटी अच्छी मिल सकती है, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, राइट। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन उस आर्टिकल में ये दिया था कि मेरे हिसाब से अब पाकिस्तान के जो जितने भी सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अब जिहादी मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, जो कि अभी तक आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के बहुत लॉस कर चुका है। तो कहने का मतलब आप देख सकते हो कि अब प्रेजेंट सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, ठीक है, पाकिस्तान के डॉन न्यूज़पेपर में, कि अभी कोई रेलेवेंस नहीं रह गई है सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर के पाकिस्तान को चिंता करने की, अब थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। दूसरा, अब इंडिया का अगर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर हम ले तो पाकिस्तान के थ्रू देखो बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस की बात चलती रहती है, जैसे कि तापी का नाम सुना है आपने, तापी पाइपलाइन के बारे में, और एक आपने IPI का नाम सुना होगा। तो दोनों की दोनों पाइपलाइंस पाकिस्तान के थ्रू कहाँ पहुँचती हैं, दोनों की दोनों इंडिया पहुँचती है। और इस चीज़ के लिए इंडिया ने बहुत कोशिश भी की है कि कैसे भी करके ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज़ अच्छी से इम्प्लीमेंट की जा सके, दोनों की दोनों पाइपलाइन इस्टेब्लिश की जा सके। दूसरा, पाकिस्तान और इसके थ्रू होते हुए इंडिया जो है पाकिस्तान से बार बार बोल चुका है कि आप रोड लिंक प्रोवाइड कर दो, जिससे कि अफ़गानिस्तान के साथ हम ट्रेड कर सकें। बट वही बात, पाकिस्तान केवल एक इशू पर अटका रहता है, एक तो कश्मीर, और दूसरा इंडिया की डोमिनेंस को अवॉइड करना चाहता है कि कहीं इंडिया अगर हमारे यहाँ पर इधर से आना जाना, इंडिया की अगर ट्रेड का आना जाना शुरू हो गया तो हमारे यहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट कर देगा। कहने का मतलब, जब से पार्टीशन हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, तब से लेके अब तक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है इंडिया को लेकर के हर केस में, और सिक्योरिटी को हर जगह पे घुसेड़ देता है। दूसरी तरफ आप देखोगे, अमेरिका ने जब से अलकायदा के खिलाफ अपना पूरा जो उठाया था बेड़ा, उसमें पाकिस्तान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट किया था। बट वही चीज़ है, पहले तो अलकायदा चलो बाद में आया, पहले तो USSR को बाहर खदेड़ना था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज़ किया, और फिर उसके बाद में आप देखते हो पाकिस्तान ने जहां USSR को खदेड़ने में हेल्प की, वहीं पे पाकिस्तान के जो लड़ाके थे वो ही जिहादी मिलिटेंट बन गए, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेररिज्म सिनेरियो में आप देखोगे तो पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे उभर के आ गया। रही सही में आप देखोगे, अब इंडिया की तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है LOC पे। इसके अलावा इंडिया की तरफ से एग्रेशन भी देखा जा रहा है बार बार। LOC पे आप देख रहे हो, पहले तो इंडिया की तरफ से नहीं होती थी, अब तो पाकिस्तान ये बोलता है कि इंडिया LOC पे जो सीज़ फायर एग्रीमेंट्स है उनको ब्रीच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब, पाकिस्तान लगातार अंडर प्रेशर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, बट अगर ये थोड़ा बहुत भी इस चीज़ को हटा दें अपने दिमाग से, दोनों के दोनों कंट्रीज़, तो कितना एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के लिए, कितना एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक दूसरे के लिए यूटिलिटी वाले हैं, यूज़फुल हैं। क्योंकि एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं एडवांटेज को डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप देखो कि अगर इंडिया की तरफ पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरफ से वॉल बना दे, ठीक है, LOC क्या है, और या फाइनल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो क्या है, एक तरीके से एक वॉल ही बनी हुई है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ से अगर वॉल क्रिएट कर दे, जो कि वायर फेंसिंग वहाँ पे काम चल रहा है अभी, तो डुरंड लाइन पे,
तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पाकिस्तान अब अल्टीमेटली अपने आप को बिल्कुल क्लोज करना चाह रहा है। तो उस केस में तो देखो अपने खुद के लोगों की इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने में पाकिस्तान फेल ही होगा। दूसरा, जो वॉर फाइट करने के लिए मिलिट्री बजट्स इतने एक्सेस में जा रहे हैं, तो जो और दूसरी प्रॉब्लम है वो गरीबी है या अनएजुकेशन है, इलिटरेसी है या हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं बहुत सारे। तो दोनों की दोनों कंट्रीज एक दूसरे को क्या करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन पावर तो दोनों के दोनों बन गए, न्यूक पावर तो दोनों के दोनों बन गए, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इस कंपटीशन का असर दूसरे जो चीज़ें हैं उनको दोनों के दोनों टैकल करने में फेल हो रहा है। और पाकिस्तान तो कुछ ज़्यादा ही फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल अपने बीच में ये जो कड़वाहट है इसको मिटा दी जाए तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। और पाकिस्तान तो चारों तरफ से खुद को लॉक कर लेगा तो फिर बचा क्या। चलो एक चीज़ ठीक है कि अभी चाइना के साथ में पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन करके CPEC पे काम हो रहा है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक ब्रांच है, पाकिस्तान के थ्रू जाएगी। तो इसमें आप देखोगे चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जिससे कि वो गल्फ इकोनॉमीज से अपना ट्रेड अच्छे से कर सके। और दूसरा आप देखोगे तो अफ़गानिस्तान जैसे कंट्रीज से इंडिया भी ट्रेड करना चाहे। अच्छा, पाकिस्तान की लोकेशन आप देखोगे तो आप CPEC तो इधर से चला गया, ठीक है। एक सेकंड में मैप ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे है, इधर से चाइना, चाइना की इधर से होते हुए ये देखो गिलगिट बाल्टिस्तान इधर से होती हुई जा रही है ये CPEC की ब्रांच। अब आप देखो इसमें इंडिया क्यों ऑब्जेक्ट करता है, ये भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू होती जा रही है, तो इंडिया जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको चाइना ने खुद ने कंसिडर नहीं किया। दूसरा, पाकिस्तान इधर भी अगर मान लो ये बॉर्डर बना दे, वॉल बना दी, और इधर वायर फेंसिंग हो रही है अफगानिस्तान और ईरान वाले में, तो पाकिस्तान तो पैक हो गया। तो कहाँ से फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ के लोगों के बीच में आएगी। दूसरा, इंडिया के साथ में हॉस्टिलिटी चलती रहती है, तो दोनों की दोनों तरफ से क्या है कि डिफेंस पे ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है, तो उसका भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप एक तरफ अफगानिस्तान देख लो, दूसरी तरफ इंडिया, बीच में पाकिस्तान फंस गया इस तरीके से। तो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत रिलेक्टेंट होना पड़ेगा इन सारे इश्यूज़ को लेकर के, कि भाई हर केस के अंदर आप केवल और केवल डिफेंस पर्पज़ या कश्मीर इशू को नहीं उलझा सकते। ट्रेड भी अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है, और पुलवामा के बाद में तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल ट्रेड बंद हो गया। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पुलवामा अटैक के बाद में जो बॉर्डर एक्सचेंज हुआ करता था वो भी अब बंद हो गया। तो इससे क्या था, कम से कम थोड़ा बहुत तो ट्रेड होता था। इसका ज़्यादा लॉस किसको उठाना पड़ रहा है, पाकिस्तान की जनता को। इसके अलावा स्मगलिंग ज़्यादा होने लग गई, और स्मगलिंग का लॉस भी किसको हो रहा है, पाकिस्तान को ही ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। अच्छा, CPEC के आप देख लेना ये ट्रैक किस तरफ से जा रहा है, यूँ, ठीक है। देखते हैं वापस से आर्टिकल में क्या आ गया। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें चाइना भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है कि इंडिया का भी रोल कहीं ना कहीं होना शुरू हो, क्योंकि आप देख सकते हो साउथ एशिया में चाइना का सबसे बड़ा जो ट्रेडर पार्टनर है ना, चाहे इंडिया के साथ में कितनी बिटरनेस हो रिलेशनशिप में, लगभग $94 बिलियन का हमारा ट्रेड है, बोथ वेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव में देखा जाए। तो जहां चाइना को साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए, मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए अपना पूरा ट्रेड करना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो अब CPEC के थ्रू शॉर्ट में हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर इस चीज़ को, इस पूरे इशू को अगर सही तरीके से देखे, वार फाइटिंग नेशन की बजाय थोड़ा सा ट्रेडिंग नेशन की तरफ स्विच कर जाए, तो उसका बेनिफिट पूरे रीजन को मिले, और साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने में कोई हर्डल नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है सार्क एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट फेल क्यों हो पा रहा है, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, और कोई वजह नहीं है। 2008 में वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स ने बिल्कुल बोल दिया था कि हम आपको $2.25 बिलियन की असिस्टेंस दे देंगे, ठीक है, ट्रेड और एनर्जी के लिए, बट उसके लिए आपको ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो ना IPI, उसके लिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसको प्रोजेक्ट ऑफ पीस कंसिडर करो, ठीक है। बट रिलेशनशिप तीनों पार्टियों के बीच में आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स है, कि ईरान और पाकिस्तान की नहीं बनती, पाकिस्तान और इंडिया की नहीं बनती, और इंडिया और ईरान की तो फिर भी चलो ठीक है, चलती रहती है, बनती रहती है, इतना ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारे और ईरान के बीच में। बट इधर देखो तो पाकिस्तान बीच में मेन पार्टी है, वो ही नहीं सेटल है, तो किस तरीके से ट्रेड अच्छा हो पाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने टाइम 2012 में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग थी 63rd,
उसके साइड लाइन में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से मीटिंग भी की थी, बट वही चीज़ है, एग्रीमेंट निकल के भी आया बट काम ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ। पॉइंट यही निकल के आता है, एक नए नॉर्मल की तरफ, न्यू नॉर्मल नेबर्स भी तो बन सकते हैं ना, वही प्रेजवर्दी होगा। चाइना के साथ में ट्रेड इंडिया भी करता है, चाइना के साथ में पाकिस्तान भी करता है। वो बात ठीक है कि चाइना के साथ में इंडिया की थोड़ी बहुत राइवलरी चलती रहती है, बट पुलवामा इंसिडेंट के बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा बहुत जो कुछ भी था ना, वो सारा ही बंद हो गया और स्मगलिंग और ज़्यादा होने लग गई है। तो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ा जा सकता है और उसका सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेड और ट्रेड रूट्स को ओपन करना साउथ एशियन रीजन में, और इससे ही प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। When opposition asked, नेहरू answered the questions on China in parliament. पूरी डिबेट्स बताई हुई है कि किस तरीके से कितने क्वेश्चन बोले गए थे, कितने वर्ड्स का जवाब दिया गया था। अभी 131st बर्थ एनिवर्सरी है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की, और आप देखोगे कि किस तरीके से चाइना इंडिया का पूरा एक तरीके से वॉर हुआ था उस टाइम पे, उसका क्या रेपरकशन हुआ था। इंडिया हारा था वो, बट उसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम के, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो कभी सामना ना करे, लोकसभा में आए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए लोकसभा है। हमारे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम का जो कोर आइडिया है दैट इज़ दिस। ठीक है, तो इस हिसाब से देख सकते हो कि उन्होंने कितने, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए जवाब देने के लिए। ठीक है, 200 से ज़्यादा प्रिंटेड पेजेस के बारे में उन्होंने जवाब दिए। तो यही चीज़ें बताई जा रही है कि अभी करंट जो सिनेरियो है, चाइना के साथ में हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर जिस तरीके से करंट प्राइम मिनिस्टर अवॉइड कर रहे हैं डिबेट्स को, डिस्कशंस को, उसकी बजाय उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े लीडर्स का एक एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की थी, जैसे कि हेम बरुआ हो गए, नाथ पाई हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, एनजी रंगा, ये सारे बड़े बड़े लीडर्स थे उस टाइम पे। उन सब के क्वेश्चंस को अच्छे, मतलब ऑपोजिशन ने जो भी क्वेश्चन किए उन सब के जवाब दे दिए गए थे। ठीक है, फिर एक बात आ जाती है, बोले कि पाकिस्तान का जो इशू था, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात आती है, तो उस इशू में इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पड़ गया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मैटर ले गया, तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर एक जवाब, एक एक्सर्प जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच से देते हैं। बोले कि आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख हमारे हाथ से निकल चुका था, क्योंकि जोजिला पास, ठीक है, जोजिला पास से हम लद्दाख को एक्सेस कर पाते हैं। उस जोजिला पास पे पाकिस्तान की मिलिट्री का आ गया था, मतलब एक तरीके से कंट्रोल हो गया था। तो वहाँ पर फिर हमारे जो ट्रूप्स थे वो पहुँचे और फिर उन्होंने फ्री कराया, तब जा कर के लद्दाख की एक्सेसिबिलिटी हमारे हाथों में आई। नहीं, लद्दाख भी एक बार तो जा चुका था। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जो कुछ भी था, उस सिचुएशन को उस टाइम के प्रधानमंत्री ने, उस टाइम के जो मतलब खुद ही फॉरेन मिनिस्टर भी थे नेहरू जी, उस टाइम पे खुद के हाथ में ले रखा था। तो वो सारी चीज़ें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने टैकल की थी। ठीक है, अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। रही सही में स्वतंत्र पार्टी, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है स्वतंत्र पार्टी के बारे में। तो स्वतंत्र पार्टी वाले जो लीडर्स थे उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को 5 ईयर प्लान स्क्रैप कर देना चाहिए और सारे रिसोर्सेज जो हैं वो बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय कर देने चाहिए। तो नेहरू जी ने एक ही चीज़ कही थी कि भाई मैं सारे इंजीनियर्स और सारे डॉक्टर्स को अगर मैं लद्दाख में लगा दूंगा तो वो लद्दाख में जाके करेंगे क्या, क्योंकि और भी तो इश्यूज़ है ना, उनको भी देखा जाए। तो अभी आप देखोगे कांग्रेस के एक लीडर हैं जिनका नाम है सुशीला नैयर, तो उन्होंने कहा कि 5 ईयर प्लान को स्क्रैप करेंगे तो हम चाइना के अंडर चले जाएंगे। ये चीज़ बोली उन्होंने फिर अगले ही दिन कि अगर 5 ईयर प्लान हम स्क्रैप करेंगे तो चाइना की दादागिरी चलनी शुरू हो जाएगी, चाइना अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देगा हमें। और जैसे ही आप देखो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 5 ईयर प्लान कोलैप्स मतलब ख़त्म किए, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी जीडीपी लगातार गिरती चली जा रही है। देखो एक बात अलग है, स्ट्रक्चर चेंज करने ज़रूरी भी होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेंज ना लाओ, थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेना पड़ता है। बट यहाँ पर राइटर जो हैं वो बता रहे हैं कि 5 ईयर प्लान स्क्रैप करने का पहले भी आइडिया आया था, बट उस टाइम की सिचुएशन अलग थी। अभी आपको इकोनॉमी को ओपन भी करने की ज़रूरत होती है, अभी आपको थोड़े से कदम इस तरीके के लेने होते हैं जहाँ पर एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ के एम्पावरमेंट की बात आ चुकी है। हाँ, फैसिलिटेटर की तरह काम करे गवर्नमेंट, जैसे कि एजुकेशन दे, हेल्थ दे, बेसिक एम्यूनिटीज़ 5
रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये पांच चीज़ें अगर दे दी गई तो फिर उसके बाद में एक इंडिविजुअल को फ्री छोड़ देना चाहिए कि भाई आप अपनी कैपेसिटी, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी खुद की जो एबिलिटीज़ है उनको यूज़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ में हमारे कैसे रिलेशन थे 1962 में। देखो चाइना के साथ में हमारा एग्रेशन तो हो चलने वाला था, या चाइना से टेंशन तो बनना शुरू हो गई थी 1956 के बाद में ही, जब से हमने दलाई लामा और ये बहुत सारे इश्यूज थे, दलाई लामा को यहाँ पे होस्ट किया। तो फिर उसके बाद में पाकिस्तान से भी बातचीत करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान उनसे। बट वही बात है, उन्होंने पहले तो मतलब बातचीत हुई, बट सरप्राइजिंगली चाइना को कंटेन करने के लिए ये बोले ठीक है आप पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, चाइना को कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट चल रहे थे। कम्युनिस्ट का रूल है जो आज भी कंटिन्यू है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आता था कि भाई कम्युनिस्ट जो है वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, यूएसए। और यूएसए में आपको पता है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए तो चाइना के अगेंस्ट में पाकिस्तान को जाना था ही। बट कुछ ही टाइम बाद में होता क्या है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको पता है सक्सम वैली जो है बिल्कुल पीक पे, आप देखोगे अगर इंडिया के मैप में तो बिल्कुल पीक में एक सक्सम वैली है यहाँ पे, वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी। तो वो अपने आप में सरप्राइजिंग था जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, खुद के लिए, और उन्होंने ये कमिट भी किया कि मैंने बातचीत की थी, बट दैट वाज सरप्राइजिंग। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात और बोली जाती है इस आर्टिकल में, वो ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है ना, डेलिब्रेशन पे डिपेंडेंट है। हमारी डेमोक्रेसी है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, सोच समझ के आगे बढ़ना, बातचीत करना। ठीक है। डिबेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बट आप इन इश्यूज़ को वाइंड अप करना चाह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ मैनी बिल्स, एक साथ बिल्स लेकर के आ रहे हो, रेजोल्यूशंस लेकर के आ रहे हो, उनके बेसिस पे आप डिबेट और जो डिस्कशन है उसको अवॉइड कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है फिर। क्योंकि एक अच्छी वेल इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी तो वही होती है ना कि जहाँ पर अच्छे से पूरा डिस्कशन किया जाए, सोच समझ के आगे बढ़ा जाए। ठीक है। तो आप देखोगे नेहरू जी ने एक ही चीज़ कही थी कि आई वांट फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ करने का राइट ही ना मिले। ठीक है। और आप देखोगे तो हाउस को हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए रेडी रहते थे, क्योंकि वो देखो फोर फादर्स में से कंसिडर होते हैं जिन्हें फ्रीडम स्ट्रगल देखी थी, पूरी फ्रीडम फाइट की थी अच्छे से, मतलब स्ट्रगल किया था, फ्रीडम दिलाई थी हमें, तो उनका तो पूरा अकाउंटेबिलिटी थी। बट अब धीरे धीरे हम देख सकते हैं अभी करंट जो गवर्नमेंट है वो मोनोलॉग के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रही है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स को, केवल डिफेंस मिनिस्टर हैं वही कहीं ना कहीं जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि उधर देखोगे तो पूरी पार्लियामेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से पूरे जवाब देने की कोशिश की थी। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, बट जो मेन बेसिक आइडिया है ना डेमोक्रेसी का, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। ओके, तो इस तरीके से डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू।